गुड आफ्टरनून रवनीत, स्वाति, मनीषा, रितेश, उमंग, अनिमेश, सभी लोग गुड आफ्टरनून। ठीक है, सो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। मतलब एक एफर्ट मैं जो अपनी तरफ से आप लोगों के लिए डालने का मैंने प्रयास किया है। इस सैटरडे से सुबह 9 बजे यूट्यूब पर हम लोग लाइव आएंगे और हम लोग मेंस लेवल सेटिंग अरेंजमेंट का पजल स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर। ठीक है, जहाँ पर कोशिश करूंगा जो रिसेंटली, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं आ सकते जो एग्जाम में पिक किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ठीक है, ऑब्वियसली आपको फ्री में तो हेल्प मिलेगी और वो एक आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। सर इसी सैटरडे से ना? ओके ओके। मॉर्निंग 9 बजे। तो मैक्स टू मैक्स एक वीक में 2 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, वैसे सेशन को ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स तक रखेंगे तो मुझे 2 भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन हो पाएगा। क्योंकि मेंस के लिए क्या है, मुझे आपको भी टाइम देना पड़ेगा 10 मिनट क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए, उसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज है आपके बैच के लिए, आपके बैच का सिलेबस इस वीक वाइंड अप हो जाएगा मेरा रीजनिंग का। ठीक है, मेंस प्लस उसका बाकी क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है वो चल रहा है सैटरडे टू सैटरडे, उसे करो। ठीक है, वो आपके लिए मेंस के लिए रहेगा। और बाकी यहाँ से जैसे सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छा तो ये आपके बैच के लिए ये है, आपका बैच इस वीक वाइंड अप हो रहा है और इस सैटरडे से मैंने ये प्लान किया है। सर वो ये कर सकते हैं क्या कि आप जैसे इस वीक हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वो 2 क्वेश्चन हमको सर्कुलेट करवा दो, तो अब वो हम नेक्स्ट लोग वीक से थोड़ा करवाऊंगा, बहुत देख के आएंगे, वो नेक्स्ट वीक से क्योंकि उससे करवाऊंगा। हमारा टाइम बच जाएगा, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे ना। और तो बाकी डिस्कस तो आप मैक्सिमम 2 ही कर सकते हो, आप भले ही पहले करके आओ, लेकिन अगर आप किसी को डिस्कस भी कराओगे तो कम से कम 20 मिनट लगेंगे डिस्कस करने में एक क्वेश्चन को, 20 से 25 मिनट। यस सर, आपको मतलब पता है उसमें वो टाइम हमारा बच जाएगा जिसमें मतलब आप टाइम दोगे ना हम लोग करने को, हाँ, वो 10 मिनट बच जाएंगे, वो तो बात वहाँ आपकी हम सही है। डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, एक काम करूंगा, मैं 2 क्वेश्चन आपको इस सैटरडे को, फ्राइडे इवनिंग को 2 क्वेश्चन आपको सेंड करवा दूंगा जो मैं अगले दिन कराने वाला हूँ। हाँ सर वही तो। ठीक है, ये और चीज इसमें सही। फिर हम लोग ये कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमें ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा था, हम क्लॉक के साथ कर लेंगे सॉल्व उनको, ठीक है, और कितना लगना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, तो वैसे हम लोग एवेल्युएट करते रहेंगे थोड़ा। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ अपना मतलब बताना चाहता है अपना पॉइंट? हम इसको ऐड ऑन करते रहेंगे, आपके लिए भी अच्छा रहेगा ये। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग। देखो वैसे तो आपको मैं एक चीज बताऊं, क्लर्क लेवल और पीओ लेवल के ना मेंस में अगर आप समझो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता, क्योंकि अगर आप कट ऑफ भी देखोगे तो लगभग वही रहते हैं। ठीक है, और रीजनिंग का लेवल दोनों ही एग्जाम में 19-20 रहता है। अगर आप ये सोचो कि वो पीओ लेवल है वो क्लर्क लेवल है, तो वो नहीं होता। सिर्फ एक जो बेसिक, हाँ प्री का पेपर में देखो रीजनिंग का सेक्शन ना, मुझे ज्यादा कंपेयर करूंगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता दोनों में, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना। क्लरिकल का आईबीपीएस क्लर्क का एक बार रीजनिंग, तो लोगों ने यहाँ तक बोला है जो बड़े बड़े टीचर्स हैं कि रीजनिंग का लेवल पीओ लेवल से डिफिकल्ट था आईबीपीएस का। ठीक है, तो हम उस क्लर्क लेवल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो पीओ लेवल का, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बट हाँ कि आईबीपीएस का जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट था क्लर्क का, वो बहुत आसान था, बच्चे आराम से 35 प्लस स्कोर कर रहे थे उसमें। ठीक है, तो पीओ लेवल से उसका जनरल अवेयरनेस का पार्ट थोड़ा सा कंपेयर करा जाएगा तो काफी इजी था। ठीक है, मैथ का सेक्शन भी अगर कंपेयर किया जाएगा तो लगभग 19-20 था, मतलब 20 का पीओ था, 19 का क्लर्क था। और अगर आईबीपीएस क्लर्क के लिए और आईबीपीएस की अगर रीजनिंग कंपेयर किया जाए तो 20 पे क्लर्क का पेपर था और 19 पे पीओ का था। ये चीज आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, आप उनके सेक्शनल कट ऑफ देख सकते हैं।
ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑब्वियस बात है कि अगर उसका कट ऑफ कम है तो क्लर्क का लेवल ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और कट ऑफ भी बहुत कम गई है इस बार, आपकी जो कट ऑफ गई है वो बहुत कम गई है इस बार आईपीएस की। आप लोगों ने देखी है रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले, एनालाइज किया था इस चीज को किसी ने भी? टेक्निकल फॉल्ट हो गई क्या कोई? सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही सर। बोलने तो दो पहले सर को कुछ। नो सर। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, बहुत Yes, अच्छी आवाज आई। अच्छी तो नहीं है, वो तो श्योर है। नहीं नहीं सर, अच्छी है। कौन अरे कहता नहीं, नहीं है सर, वो बेहतरीन मुझे आवाज। पता है, ना ना वो मैं किसी से पूछता ही नहीं, मुझे पता है, वो पूछता ही नहीं हूँ, मुझे हमसे अपनी आवाज का पूरा भरोसा हमसे है। तो पूछा सर। मैं मेरे मेरे सीधा एक सिद्धांत है, मुझे पता है मेरे बारे में क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं है। मैं पूछता ही नहीं हूँ, नहीं नहीं सर, वैसे अच्छी आवाज है, मेरे को अच्छा किसी लगती है को आपकी आवाज। प्रेशराइज ही नहीं करता मैं झूठ बोलने के लिए। अरे नहीं नहीं सर, लेकिन मेरे को सच्ची अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है आपकी आवाज सुनने के बाद, है ना। वो मेरी आवाज ऐसी है, एक पब्लिक वॉइस है, मतलब मैं, हाँ, बिना माइक के ना मैं
मैं 200-250 बच्चों को ना बिना मैच पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू अच्छा स्वाति चलो झूठ बोलने के लिए। चलो ठीक है, हम लोग जो डिस्कशन कर, हाँ 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 कंटिन्यू करते हैं। हाँ, वो इस फील्ड के लिए बड़ा अच्छा है कि मैं किसी को भी बहुत जल्दी अपने कॉन्फिडेंस रहती है, यार लाइट ही बंद कर दी। ठीक है, चलो तो डिस्कशन जो हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में, अभी शायद 4-5 दिन पहले IBPS क्लर्क का रिजल्ट आया था। तो मैं बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट की, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है महाराष्ट्र से, उसने दिया था। इसका स्कोर पता कितना था? 76 आउट ऑफ 200। ठीक, एंड ही वाज सिलेक्टेड जनरल कैटेगरी से। यूसीबी कौन सी बैंक थी? यूसीबी नहीं, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। ठीक है, और आईपीएस क्लर्क का पे के लगभग इन जो सैलरी आती है वो अराउंड 32,000 आती है। ठीक है, ठीक है, तो यही बता रहा था मैं आपको। और उसका स्कोर कार्ड मैं आपको बताऊंगा। उसका स्कोर कार्ड ऐसे था: रीजनिंग में 13 नंबर, मैथ्स में 25, इंग्लिश में 11 नंबर, और हाँ मेंस का बता रहा हूँ, और उसके जीएस में 31। ठीक है, तो देख रहे हो बार बार क्यों बोलता हूँ मैं, क्यों आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूँ। यस, जनरल अवेयरनेस। समझ रहे हो? ये चीज बार 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 अगर आप अभी फोकस नहीं करोगे तो ये बार बार आपको चीज रुलाएगी। ठीक है, आप सोच रहे हो इतने मेहनत इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्यों हो रही है? जनरल अवेयरनेस। और फिर से एक बात बोलूंगा, मजाक में नहीं पढ़ना। अगर आप चाहोगे तो मैं जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कैसे करता हूँ वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, एक नहीं अनिमेश, हार्ड तो लग ही नहीं सकता ना। सुनो मेरी बात, आज एक बात सुन लो, तैयारी जीएस की इस तरीके से करना शुरू कर दो। यहाँ पर सारे बैंकिंग वाले हैं ना, 10 लोग 11 लोग जो भी, सुनो स्टार्ट कर दो अभी। जनवरी फरवरी मार्च को अभी फिलहाल के लिए रहने दो, जो अभी बीत गया उसको थोड़ा पास्ट में जाने दो। ठीक है, एक नोटबुक खरीदो प्रॉपर, ऊपर डेट डालो 1 अप्रैल 2021। मैं किसी भी चीज का आपको यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, बट बस समझो, कहीं से भी डिटेल में न्यूज को पढ़ना है और हेडलाइंस को प्रिपेयर करना है। ठीक, एंड नॉट ओनली हेडलाइंस, उसके अंदर की जो भी खबर है वो। 1 अप्रैल का मैंने कल 1 अप्रैल मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था, क्योंकि 2 दिन पहले 2 अप्रैल तो 1 अप्रैल कभी मिलेगा मुझे। हाउ स्टूपिड। अब 1 अप्रैल का जब पढ़ा तो मेरे 4 A4 साइज की शीट बढ़ गए, 3.5 पेजेस। न्यूज सिर्फ पढ़ी नहीं, डिटेल में पढ़ा उसको, और इसके लिए मुझे कितना टाइम लगा था वो बता रहा हूँ, 1 घंटा 45 मिनट। आपको एट एन एवरेज 1.5 घंटे से 2 घंटा जीएस सेक्शन को देना है डेली, अगर 50 में से 35 प्लस नंबर लेके आने हैं तो। याद रखना, अकेले अकेले आपका सिलेक्शन कराने का ये जिम्मा रखता है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, अकेले आपके सिलेक्शन का जिम्मा रखता है। उसके बारे में रितेश बताता हूँ बाद में आपको, ठीक है।
ठीक, और यही आपको दूसरे स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूँ। 37 मार्क्स मैथ सेक्शन, 19 मार्क्स रीजनिंग, और 19 स्कोर बहुत अच्छा था, आप मजाक में मत लेना। इंग्लिश 16 नंबर, जीएस 9 नंबर, सेक्शनल क्वालिफाई नहीं हुआ। मार्क्स लगा के देख लो इस कैंडिडेट्स से 37 प्लस 19 46 प्लस 16 कितना हो गया, ये आपका लगभग 37 40 56 56 66 72 72 प्लस 9 81 नंबर। इस बंदे से ज्यादा 75 वाले 76 वाले कैंडिडेट से। ठीक है, स्कोर देखो, मैथ में 37, रीजनिंग में 19, इंग्लिश में 16, अच्छा स्कोर था इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आई थी। जीएस में 9 नंबर, क्यों? पढ़ाई नहीं करी हुई जीएस। जीएस को पढ़ोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना, जीएस डिफिकल्ट भी आएगा इजी भी आएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। 80 वाला स्कोर, 70 स्कोर, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, मैथ रीजनिंग कितना भी अच्छा है उसका कैंडिडेट का, जीएस में मार्क्स आ गया ना, काम खत्म। और जीएस आप लोग समझो कि सिर्फ अगर आप हेडलाइन पढ़ के जा रहे हो पेपर में, एक सवाल नहीं हिला पाओगे। मैंने क्या बोला आपको, 1 अप्रैल की हेडलाइंस जब मैंने खुद प्रिपेयर करी थी, ठीक है, तो उसके लिए 3.5 पेज लिखने में लगा था। ठीक है, और मेरा तो तरीका पढ़ने का, मेरे हिसाब से बिना पेन कॉपी की जो पढ़ता है वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है और घड़ी का टिक टिक शुरू हो गया, पढ़ रहा हूँ। बिना पेन कॉपी की कोई चीज नहीं होती। आपके दिमाग में कोई चीज तभी तक ज्यादा टाइम तक स्टे करती है जब आप उसको लिखते हो। ठीक है, वो आपको जब लिखते हो ना, जब शब्दों को बना रहे होते कॉपी पे, वो आपके दिमाग पर थोड़े ज्यादा समय तक की रहने की कोशिश करती है। ठीक है, और जैसे कि अनिमेश लास्ट टाइम बोला था कि सर दिमाग में नहीं रह रहा, अनिमेश पॉइंट ये है, अगर मुश्किल है, अगर वो चीज मुश्किल है तो वो चीज आपके लिए सक्सेस को नामुमकिन कर देगी। तो हमें करनी है वो चीज, तो करना है, बात खत्म। नहीं हो रही, मुश्किल है, वो बात एक एक्सक्यूज है, और एक्सक्यूज देके हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाएंगे निवेश, अदर देन अवरसेल्व्स। ठीक है, 6 डेज प्रॉपर हेडलाइन तैयार करो। संडे वाले दिन किसी का न्यूज नहीं आता, संडे वाले दिन पूरा रिवाइज करना, लगभग आपके पास 20 पेजेस होंगे A4 साइज के, जो आपने न्यूज प्रिपेयर करी है डिटेल में। ठीक है, उसका एनालिसिस करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही हर हफ्ते करना है, और मंथ एंड होने के बाद आपके पास 100 पेजों की लगभग एक कॉपी का साइज हो जाएगा, उसे पूरा रिवाइज करना है मंथली। ऐसे करोगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप आराम से अटेंड ट्रायल या फिर 2-4 ऑप्शन होते हैं, आराम से एलिमिनेट करके 80% क्वेश्चन कर लोगे अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे। जीएस सेक्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट, अकेले वो ही सिलेक्शन करा रहा है और वो ही लोग करा बच्चे। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपके काम आएंगी। मैंने 2 स्टूडेंट्स का आपको एनालिसिस दिखाया, एक 76 और 81, इसके मैथ में 25 थे, इसके मैथ में 37 थे। ठीक है, सर एक इश्यू होता है इसमें, जब भी कोई न्यूज देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, और उनके बारे में ना नॉलेज नहीं होती, तो फिर आगे पढ़ने का मन ही नहीं होता। ऐसा नहीं है, देखो ऑब्वियसली बात है, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज होती है उसके टर्म्स आपको क्लियर नहीं होते बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप उस न्यूज को लिखो, उसके अंदर जो भी आंकड़े जो होते हैं ना, आंकड़े यार इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे हम बात करते हैं अभी रिसेंटली क्या था, परसेंटेजेस एंड ऑल जीडीपी, हाँ मतलब वो सब चीजें, जैसे कि अभी इंडिया को 2030 तक, मतलब आयुष जो अपना आयुष्मान विभाग है उसको हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, क्योंकि उनका जो वर्क है वो अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए $500 मिलियन सैंक्शन किया गया लोन, जैसे 2030 तक कुछ पर्टिकुलर चीजें की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर पाए, तो आयुष्मान को वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही है, कितने साल तक का टारगेट लेके चला जा रहा है, किस पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट है, कितना लोन दिया जा रहा है, क्या वो लोन इकट्ठा दिया जा रहा है या फिर ब्रेक कर करके दिया जा रहा है, मतलब पहले 150 मिलियन पहुंचाया जाएगा 2022 तक, फिर 150 मिलियन 2024 तक, वो चीजें आप लिखो। ठीक है, और इधर आप बैंकिंग अवेयरनेस, आप जो सब्जेक्ट आपको टीचर जो पढ़ा रहे हैं वहां से टर्म्स को समझो, धीरे धीरे करके ही लिंक बनेगा, इकट्ठा नहीं बनेगा बेटा, बोरिंग लगेगा लेकिन करना पड़ेगा। कम से कम 1.5 घंटा दिन में न्यूज पढ़नी है,
ठीक है, 1.5 घंटा टाइम निकालो उसके लिए अलग से। तो जो इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड जो टर्म्स है, तो मेरा वो बैकग्राउंड है ही नहीं किसी इकोनॉमिक्स का वाला, कॉमर्स। 80% बच्चों का नहीं होता। अब ये बात तो आती है, हाँ, अब बात आती है कि इकोनॉमिक्स की न्यूज इतनी नहीं पूछी जाती जितनी फाइनेंशियल और बैंकिंग की पूछी जाती है। तो बैंकिंग के टर्म्स में आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है ना। बैंकिंग में बेसिकली ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 60% वो ज्यादातर आते हैं आपके उनकी एप्लीकेशन के ऊपर, उनके मर्जर के ऊपर, और अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, उन्होंने कुछ नया लॉन्च किया तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए अगर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो चलता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वाली चीजों पर तो फोकस करने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछेगा। रेट ये सब होते हैं, इन सब का भी नहीं इतनी नॉलेज। हाँ नहीं है, कोई बात नहीं, वो चीज आ जाएगी धीरे धीरे। जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना बैंकिंग अवेयरनेस की, तब आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं से एक हैंडबुक ली है सर बैंकिंग टर्म्स की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा जब तक कोई टीचर आपको एग्जांपल्स के साथ नहीं पढ़ाएगा। उस टाइम के लिए तो वो चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए समझ में नहीं आएगी। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि कैसे जो बैंकिंग के जो रेट्स होती हैं वो किस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड रहती है, तो वो की जब फैकल्टी पढ़ाएगा तब एग्जांपल देके रीड करेगा तो वो चीजें लंबे समय तक ध्यान में रहेंगी। ठीक है, तो न्यूज को पढ़ना स्टार्ट करो, जो बात समझ में नहीं आ रही है उसे अंडरलाइन करके रखो। बाद में जब ऑब्वियसली बात आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो जब तक आप थ्योरी पढ़ रहे हो साइड बाय साइड, तो जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो वापस रिवाइज करोगे, तब उस पॉइंट पे फिर से ध्यान देना, कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हो धीरे धीरे करके। इकट्ठा कुछ नहीं आएगा, कम से कम 3 महीने का समय लगेगा, चीजें आपके कंट्रोल में आने लगेंगी। एक चीज याद रखिएगा, इस बार बैंकिंग के साथ साथ उन्होंने स्पोर्ट्स वाली न्यूज पे बहुत फोकस किया था। कम से कम 4 से 5 स्पोर्ट्स की न्यूज थी, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली अभी इंटरनेशनल, ये कौन सा था वो, IIFF करके शूटिंग फेडरेशन अभी हुआ है, जिसमें इंडिया ने 30 मेडल टैली में टॉप किया था। इसमें से 15 गोल्ड मेडल थे लगभग, ठीक है। और शायद यूएसए और इटली सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आए थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है न्यूज में, जैसे आप देखोगे कि किस पर्टिकुलर 3 कैटेगरी की वहां पर फाइट हुई थी, इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज, ठीक है। हर तीनों कैटेगरी में कौन टॉप लिस्ट पर आए, मतलब जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना 15 लोगों ने, उनके नाम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब आप बोलोगे रटेंगे, नहीं रटो मत, उनके नाम को ना हर हफ्ते 7-8 दिन बाद देखते जाओ। ऐसा नहीं है बेटा कि अगर वो आज न्यूज में आए, अगर आज उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीता है, ऑब्वियस सी बात है कि आगे जब वो उस तरह का गेम होगा तो वो न्यूज में फिर आएंगे। तो वो रिवाइज आपका खुद ब खुद होता रहता है, क्योंकि न्यूज सर्कुलेट होती रहती है ना। अगर आज कोई न्यूज में स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर 6 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर आएगा, ठीक है। तो वो चीजें ना रिपीट होती रहती है आपकी, तो एक साइकिल बन जाएगी। धीरे धीरे न्यूज आपको अच्छी लगने लगेगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और लेट के मोबाइल चलाते हुए पढ़ना मत, कोई फायदा नहीं होगा। पेन और कॉपी साथ में रखना, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को लिखते चलना, ठीक है। लेट के उठ के बैठ के मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं होगा उसका। चलो, तो ये रियलिटी से आपको मैंने रूबरू करा दिया, ऐसे ही मैं आपको आगे भी रूबरू कराता रहूंगा, ठीक है। सही ट्रैक पर चलोगे तो सिलेक्शन जल्दी मिल जाएगा, और सही ट्रैक ये है कि जीएस का जयकारा लगाते रहो, क्योंकि वही आपका जयकारा लगवाएगा, ठीक है ना। बाकी मैं तो रीजनिंग की आप लोग खूब प्रैक्टिस कर रहे हो, हम लोग भी करा रहे हैं। अभी हम लोग मेंस का सेक्शन शुरू करेंगे यूट्यूब पे, तो वो चीज तो आप कर रहे हो कंट्रोल, है ना, वो चीज तो आपकी हो जाएगी इम्प्रूव टाइम से। बट उस पर भी थोड़ा फोकस रखो, थोड़ा नहीं बहुत रखो उस पर भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, आगे बढ़ेंगे। चलो, ट्राई करो। तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को ना मैथमेटिक्स के पार्ट के लिए डीआई के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है डीआई के अलावा।
सर इसमें नंबर का लॉजिक नहीं आ रहा मेरा। जैसे कि नंबर लास्ट वाले स्टेप में अरेंज 42, 7, 17, 9। एक सबसे लॉजिक बड़ा एक सबसे छोटा। अच्छा, एक सबसे बड़ा एक सबसे छोटा, फिर एक उससे बड़ा एक उससे छोटा, है ना। एक तो ये भी लॉजिक है इसमें। अब मेरे को जो हिट करा दिमाग में लॉजिक वो ये कर रहा है कि अगर मैं 42 को यहाँ पर अरेंज दिख रहा हूँ तो ये होता है 4 + 2 6, 7 होता है 7, 17 क्या होता है 1 + 7 8, 9 क्या होता है 9। मतलब उनका एडिशन भी अरेंज है कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। ये भी होता है। उमंग बोल रही है कि सर पहले बड़ा रेंज है, फिर सबसे छोटा रेंज है, फिर इस बड़े से एक छोटा बड़ा रेंज है, फिर इस छोटे से एक बड़ा रेंज है। ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमें देखना पड़ेगा कि किससे हमारा आंसर आते हैं, मैच करते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग किससे करके देखें, आप बताओ, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही लॉजिक का प्रेजेंट होगा, राइट। डिजिट सम करते हैं सर। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट अरेंज है, एक वर्ड है एंड देन उसके बाद नंबर है। वर्ड का लॉजिक क्या है, AEI-DM। इसका लॉजिक क्या है, AEI फिर DMW। यहाँ पर सबसे पहले वॉवल्स अरेंज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल में, और फिर कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद कॉन्सोनेंट अरेंज है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबर्स का क्या है, नंबर्स आपके अरेंज है डिजिट सम, पहले उसकी बात हो रही है डिजिट सम, उसमें असेंडिंग में। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी क्या चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे लग रहा है तो फिक्स चल रहा है ना, फिक्स्ड है। यस सर, फिक्स्ड अरेंज। और हाँ, कितने चेंजेस कर रहा है एक बार में उसको भी देखेंगे। तो वन एट अ टाइम कर रहा है। जैसे वेयर एज 42 1 17 ये इनपुट है, आउटपुट पे सबसे पहले ए जाना चाहिए तो वो आया, उसके बाद वेयर 42 1 17 मनी इन डैडी 7, तो मतलब 1 चेंज टाइम चलता है और फिक्स रेंज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे जो दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि इसके नीचे पर नंबर नहीं डालता हूँ, इतना ही लिखता हूँ काफी रहेगा। ऑप्शन से तो वही लग रहा है, देख लेते हम बोल रहे थे ना हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। अच्छा, उसको ही पहले करके देखते हैं सर, वो वाला पहले देखते ठीक है, तो उसके ऊपर का देख लेते हैं। इसमें क्या था, नंबर में पहले बड़ा फिर सबसे छोटा, फिर इससे छोटा इससे बड़ा। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा। अब यहाँ पर बेसिकली अच्छा इसमें कुछ दिया क्या हुआ है, if the if the following is the second step of an input, if the following is the second step of an input, what will be the fifth step। तो मतलब ये आपका सेकंड स्टेप ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो सेकंड के बाद अब मुझे क्या करना होगा, थर्ड स्टेप लिखना पड़ेगा, राइट। थर्ड स्टेप में मुझे क्या, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में पहले वर्ड अरेंज हुआ होगा, ठीक है, अब उसके बाद ये अरेंज हुआ होगा। थर्ड में मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड में अरेंज करना पड़ेगा इसके बाद का वोवल।
ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, अभी यहाँ पर यहाँ तक इतना मेरा अरेंज है। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली बात करूंगा थर्ड स्टेप की। तो थर्ड पे मेरा जो आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये ऐसे WO ये आएगा, क्या बोलते हैं ये, ओलंपिक आएगा। ठीक, अब इसके बाद बाकी चीजें एडिट लग जाएंगी। अब मुझे 89 सबसे बड़ा नंबर है, इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है 7, तो 7 आ जाएगा फोर्थ स्टेप पे, और उसके बाद बाकी की चीजें एज इट इज। अभी यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 वोल वाले वर्ड थे, राइट, 3 4 5। ठीक है, अभी 2 वोल वाले थे। अगर मैं उसके हिसाब से जाऊंगा तो मुझे अब क्या चाहिए, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट, सबसे छोटा कॉन्सोनेंट चाहिए। तो सबसे छोटा कॉन्सोनेंट क्या होगा इसमें, एस होगा, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल द फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप क्या होगा, आफ्टर 89, आफ्टर 89 ओलंपिक्स, ये वाला गया 89 ओलंपिक्स, उसके बाद होगा मेरा 7, ये गया 7 के बाद होगा शी। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो 7 शी के बाद 38, एक मिनट, 38 के बाद आना चाहिए, 38 के बाद तो विंस आएगा ना, तो दा विंस कैसे हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सर क्योंकि 38 अगर के बाद दाग क्यों नहीं होगा? विंस कहां से अरेंज हुआ है अभी, अरे आफ्टर लिखूंगा, 89 लिखूंगा, थर्ड पे क्या आएगा, ओलंपिक्स आएगा, 7 फिर शी, अब उसके बाद बाकी चीजें तो एज इट इज लिख जाएंगी ना। सर एक्चुअली मेरा तो ये फिफ्थ स्टेप में ये कंप्लीट हो गया, क्या आ रहा है आपका स्टेप, मतलब मेरा फिफ्थ स्टेप यही जो ऑप्शन डी है यही आ रहा है। 38 के बाद दा कैसे आ जाएगा ये बताओ मुझे पहले, विंस को कहाँ रखोगे, विंस यहाँ पर है ना, विंस अरेंज हो गया फिफ्थ स्टेप तक, सर नहीं हुआ, वो लास्ट फिर में होएगा ना। कौन लास्ट में होगा, अच्छा हाँ, फिफ्थ स्टेप में ही तो हो गया ना ये सारा विंस वाला, मेरा तो दा तो थर्ड स्टेप में ही हो गया था, मतलब सॉरी फोर्थ स्टेप में। दा को आपने अरेंज कैसे कर दिया, आपको पहले स्टेप में एक वर्ड को अरेंज करना था, फिर नंबर को करना था, फिर वर्ड को करना था, फिर नंबर को, तो ये एक एक स्टेप है ना सारे। देखो वापस से एक चीज बताओ, अगर आपका ये वाला आपका क्या है, चौथा स्टेप लिखा है आपके सामने, ये दूसरा स्टेप लिखा है, ठीक है। अभी मुझे बताओ ना तीसरे स्टेप में क्या होगा, क्योंकि एक बार में एक ही चेंज हो रहा है ना, ये पहले में हो चुका है, ये दूसरे में हो चुका, ठीक है, यहाँ तक। अब तीसरे में आपको चाहिए क्या, पहले ये बताओ, ये आपका लिखा हुआ है पूरा। अच्छा मुझे चाहिए एक ओलंपिक्स आएगा, फिर ओलंपिक्स आएगा, थर्ड स्टेप में आ गया। उसके बाद कोई ऑटो अरेंज तो हो नहीं रहा अपने आप चौथे थर्ड स्टेप में, क्योंकि इसका नंबर चाहिए, तो यहाँ पे शी लिखा हुआ है तो वो बात खत्म हो जाती है। चौथे स्टेप में क्या है, अगर एक बार आप बोल रहे हो सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है, यस तो चौथे स्टेप में ही आ जाएगा, बात खत्म। अभी कोई चीज ऑटो अरेंज तो होगी, क्योंकि अब आपके पास क्या लिखा है, उसके बाद वोवल तो खत्म हो गया, कॉन्सोनेंट देखिए, और कॉन्सोनेंट का अरेंज कैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा वाला आगे आ रहा है ना। तो एस डब्ल्यू और टी में से इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है, RSTUW, शी होता है। ओके ओके, एक सेकंड, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर शी ऑटो अरेंज हो गया ना, शी के लिए हमें कोई स्टेप नहीं चाहिए, तो ये 4 डैश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसकी स्टेप नहीं लगा, उसके बाद फिर स्टेप में मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे इससे छोटा नंबर चाहिए पड़ेगा 89 से, 89 सबसे छोटा, 89 से छोटा नंबर, अरेंज हो गया। ये भी ऑटो अरेंज हो गया 4 डबल डैश, ठीक। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे चाहिए दा चाहिए था, तो उसके लिए मुझे स्टेप लिखना पड़ेगा, तो ये होगा फिफ्थ स्टेप, सही कह रहे हो आप, ठीक है। फिर आफ्टर 89 ओलंपिक्स, उसके बाद 7, नहीं हाँ 11 होगा फिर। एक मिनट, ये ओलंपिक्स हो गया, फिर 7 हो गया, फिर शी, फिर 38, फिर इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, 38 के बाद दा को आपको आगे लेके आना पड़ेगा, दा, उसके बाद आप एज लिख दो चीजें, विंस 11 और 22, तो शी 38, दा, विंस 11 22, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आफ्टर 89 ओलंपिक 7 शी 38 दा विंस 11 22, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा रूल चल रहा है आपका, टी नहीं होगा ना, हम सी तो होगा, यस सर, मैं कुछ गलत कर गई। ठीक है, चलिए।
क्लियर है? आगे जाए, आगे जाना चाहिए हमें, ठीक, ओके। अब क्या दिया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप फॉर द इनपुट दिस, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईट 9 ठीक, मतलब ठीक है। तो अगेन सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए इसमें, सबसे पहले तो फॉलोइंग लास्ट ऑफ द इनपुट, ये इनपुट है, तो सबसे पहले तो ये अरेंज है ईट, तो ये आपको ऑटो अरेंज मिलेगा आपको पहले स्टेप में। उसके तो बाद कैट नहीं होना चाहिए? अरे कैट कैसे हो जाएगा, कैट आपका सी वोवल थोड़ी ना है, पहले यहाँ पर वोवल वाले अरेंज है ना, फिर कॉन्सोनेंट तो है। हम ऐसे चल रहे हैं, मैं तो अल्फाबेटिकल सीरीज में ही लेके चल रही थी सारा, तो तो फिर शायद कैसे चले जाओगे एक बार बताओ, पहले अगर ए आया है फिर ई आया फिर आई फिर डी, कैसे चले गए लोग? वो हाँ मैंने नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा ईट, जो ऑलरेडी अरेंज है आपका, ठीक है, मतलब ये ऑटो अरेंज है एक तरीके से। उसके बाद हमें बेसिकली पहला स्टेप हमारा हुआ ही नहीं है, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या 22 है, तो ये आपका आ जाएगा वन डैश, ठीक। उसके बाद फिर 9 और जो भी एफ ए लिखा है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हमें आप क्या चाहिए, वोवल वाला वर्ड चाहिए, तो वोवल वाला वर्ड कौन सा है, आइस, तो ये आ जाएगा सेकंड स्टेप में, करेक्ट। उसके बाद लिख जाएगा 9 एज इट इज, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा उसका सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा 3, तो इसके लिए मुझे थर्ड स्टेप लग जाएगा, करेक्ट। 3 के बाद मेरा आ जाएगा 9, तो वो चीज वापस से मुझे चेंज करनी पड़ेगी, अब मुझे चाहिए नेक्स्ट वोवल, तो नेक्स्ट वोवल कौन सा, अम्ब्रेला, फोर्थ स्टेप में ये आ जाएगा, करेक्ट। अभी 22 से छोटा नंबर कौन सा है 9, तो वो ऑलरेडी ऑटो अरेंज है, तो ये हो जाएगा 4 अरेंज, ठीक है। अभी उसके बाद मुझे 9 के बाद क्या चाहिए, अब स्टार्ट करूंगा मैं कॉन्सोनेंट के साथ, मेरे मोबाइल खत्म हो चुके हैं, तो कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा कौन सा, कैट, तो इसके लिए मुझे अलग स्टेप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक। 5 के बाद क्या चाहिए मुझे, 5 के बाद मुझे चाहिए, मेरा नंबर कितने अरेंज कर लिए, 22 हो गया, उससे छोटा 9 हो गया, 3, 3 से बड़ा एक ही नंबर होता है, तो वो आपका आ जाएगा ऑटो अरेंज भी होगा, कि ये अभी ऐसे आपको लास्ट में जाना है, तो इसके लिए 6 स्टेप लगेगा, और ये 6 स्लैश में अपने आप ऑटो अरेंज हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, ईट, ईट के बाद ईट 22, उसके बाद आइसक्रीम कहाँ गया, आइस, उसके बाद तो ये वाला तो गया आपका, फिर 3 अम्ब्रेला, ओके। 9 आपका कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में फर्स्ट है, 9 कैट 5 फास्ट, बी सेकंड वाला ऑप्शन। होगा, ये ऑप्शन। क्लियर सबको, अच्छे से लास्ट वाले स्टेप को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए। ठीक है अनिमेश, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है भाई? यस सर। चल क्वेश्चन नंबर 11 से 12 सर पता नहीं बहुत नेटवर्क इशू होने लगा एकदम से, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा आज का, डाउट हुआ तो कल की क्लास में बता दूंगा। ओके अनिमेश।
हुआ क्वेश्चन? तो पैटर्न समझ आ गया लेकिन अभी कर रही हूँ। करो। पता लगाओ रवनीत, नंबर्स को एक बार अगर लास्ट में आउटपुट को देख के इनपुट को अगर रिलेट नहीं कर पा रहे है ना, तो एक बार इनपुट और स्टेप नंबर 1 में देखो, इनपुट से स्टेप 1 स्टेप 2 जाकर देखो, तो आइडिया लगने लगेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आउटपुट बनाया गया हो। जैसे कि आपका आउटपुट में दिख रहा है 41 है ही नहीं, 24 है ही नहीं, 75 है ही नहीं, 36 है ही नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओगे, 41 का रिवर्स 14 है, 24 का रिवर्स 42 है, 75 का रिवर्स 57 है, 36 का रिवर्स 63 है, 97 का रिवर्स 79 है, 68 का रिवर्स 86 है। मतलब चीजें हैं, सारी चीजें हैं। तो देखो, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्टली इनपुट से स्टेप को देता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि वर्ड्स जिसमें ज्यादा हैं वो लास्ट में जा रहे हैं। ठीक, वो समझ में आ गया क्योंकि सारे डी से हैं, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक, नंबर देखोगे तो मैच नहीं करा, उसके बाद इस तरीके से ये अरेंज है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इनपुट से स्टेप नंबर 1 को ऑब्जर्व करता हूँ अगर मैं, तो देखने में मिलता है कि सिर्फ डाइवर्स उठकर पहले आया, उसके बाद डेली 79, डू 57, 14 भी गायब हुआ है, वो पहुंच गया लास्ट। नंबर्स के साथ हुआ क्या है, वो अरेंज हो रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। और अरेंज कैसे है सारे नंबर्स, उनको अगर मैं सीधी तरीके से लिख दूं तो राइट से लेफ्ट अरेंजमेंट जो है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट से लेफ्ट की बात कर रहा हूं, इसको ऐसे नहीं लिखकर
मैं लिखता हूँ इस तरीके से, राइट से लेफ्ट अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर, वर्ड्स अरेंज है लेफ्ट से राइट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक, और उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या चीज है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स के बाद क्या चीज है यहाँ पे, वो जिसमें कम है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, और चीज मतलब एक बार में दो चेंज हो रहे हैं, पहली चीज तो, और उसके बाद ये देखोगे ये शिफ्ट होकर चला जा रहा है, ये भी शिफ्ट होता चला जा रहा है, मतलब दोनों तरफ से चल रहा है, टू वे शिफ्ट अरेंजमेंट। समझ आ गया? ठीक, अब आ जाते हैं हमारे पास जो हमें इनपुट दिया हुआ है उस पर बात करेंगे। ठीक है, इसको उठाकर मैं नीचे लिख लेता हूं। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो सबसे बड़ा वर्ड होगा उसको लेकर आना है, उसको शिफ्ट करते चला जाऊंगा। तो सबसे बड़ा क्या है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 1 2 3 4 7 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। सबसे पहले आएगा टाइफून, टाइफून सबसे पहले आएगा और आने के बाद शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक, उसके बाद सबसे छोटा नंबर भेजना मुझे लास्ट में, क्योंकि मेरे नंबर जो अरेंज है वो राइट से लेफ्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे लास्ट, सबसे बड़ा वाला लास्ट में है, तो उसको मैं सबसे छोटे को लाऊंगा और अंदर इधर शिफ्ट करते चला जाऊंगा। सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, 19। 19 का अपोजिट क्या होगा वो बाद में लिख लेंगे, उसकी को टेंशन लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 ये हो गया एक स्टेप। दूसरे स्टेप में कौन सा आएगा, इसमें आएगा आपका टैबलेट, तो ये हो गया 2। उसके बाद अब आपको आइडिया लग जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, मतलब 6 स्टेप लगेंगे। सेकंड टेस्ट में क्या आएगा आपका 25। उसके बाद यहाँ पर इस वाले टाइप जो शिफ्टिंग वाला होता है इसमें स्टेप लिखने में टाइम नहीं लगता। थर्ड क्या होता है आपका ये, 3 डैश क्या हो जाएगा आपका ये, 4 क्या हो जाएगा आपका ये, 4 डैश क्या हो जाएगा आपका ये, 5 क्या हो जाएगा ये, 5 डैश क्या हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 डैश। आपको पता है इसमें पुश कैसे करते हैं, अंदर की तरफ। 1 यहाँ पे होगा वर्ड में, वर्ड्स की बता रहा हूँ, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो बेटा ये कहानी किसकी है, ये कहानी 5वें स्टेप की है। ठीक, अभी जो लास्ट वाला, सॉरी ये लास्ट स्टेप की बात हो रही है। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप में नंबर से लो, क्योंकि नंबर अपने नंबर चेंज हुए। यहाँ पे आएगा क्या 1 डैश अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, एक सेकेंड 19, हाँ यहाँ पर क्या आएगा 91। उसके बाद क्या आएगा सेकंड डैश पर क्या था आपका 52, थर्ड डैश पे क्या आएगा 84, फोर्थ डैश पे क्या आएगा 65, 5 डैश पे क्या आएगा 36, 6 डैश पे क्या आएगा 27। तो ये बना आपका क्या लास्ट वाला स्टेप। ठीक, तो ये आपका वो लिखे हैं कैसे आप करोगे, और ये आपके स्टेप लिखे हैं। विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन टाइफून एंड टूर इन स्टेप नंबर 3 ऑफ द गिवन इनपुट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइफून और टूर की पोजीशन क्या होगी स्टेप नंबर 3 में, बोलिए कहो रितेश। 84 का नहीं आया, मतलब 84 था कहाँ पे, मैंने मिस किया कि पता नहीं चल रहा। अपोजिट लिख रहे हैं ना यहाँ पर, 48 है ना, 48 को 84 तो लिखेंगे। अच्छा अच्छा, आप क्या बोल रहे हो मंग? कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर अब क्या है, आपको पता होना चाहिए टाइफून और टूर की पोजीशन क्या होगी स्टेप नंबर 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में कुछ ऐसे बनेगा सिलसिला। ठीक, और यहाँ पर 1 डैश होगा, यहाँ 2 डैश होगा, या 3 डैश होगा, और बाकी चीजें बीच में लिखी होंगी। ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड वाले स्टेप में देखो टाइफून और टूर ने लिखा क्या है, टाइफून पे लिखा है 1, मतलब टाइफून यहाँ पे होगा, और टूर अरेंज नहीं हुआ होगा, राइट, टूर अरेंज नहीं हुआ होगा। तो एक चीज देखो टेबल अरेंज हो चुका होगा, टेबल पे थर्ड लिखा है, 63 अरेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 63 होगा बीच में,
और 4 भी अरेंज हो तो टूर होगा यहाँ पे, और बाकी के रिमेनिंग इस तरफ होंगे। तो टाइफून और टूर के बीच में क्या होगा, 63 होगा। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया सभी लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, विच वर्ड नंबर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ टूर। थर्ड टू द राइट ऑफ टूर इन स्टेप नंबर 4 ऑफ द गिवन इनपुट। फोर्थ स्टेप, तो ये देखो फोर्थ स्टेप में टूर की पोजीशन क्या होगी, टूर पे क्या लिखा, चौथा लिखा है, इसका मतलब टूर यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पे होगा पहला वाला, पहला वाला कौन है, टाइफून, टाइफून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन, इसका आंसर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया ये वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला? ठीक है, तो इस तरीके के और क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे अपनी, और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सबको क्लियर हो रहा है टॉपिक, मशीन इनपुट आउटपुट? ठीक है, चलो, तो अपनी प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपनी तैयारी को तो रखो कंटिन्यू, ठीक है। चलो, तो आज के लिए सेवा को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you.